अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। वही हो रहा है जिसका खदशा था। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और जनवरी के महीने में गैस बहरान में मजीद शिद्दत आने का खदशा है। हुकूमत को पता था कि हर सर्दियों में गैस की किल्लत होती है, मगर इसके बावजूद भी वक्त पर फैसले नहीं किए गए। ना नए LNG टर्मिनल लगे, ना ही गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ और देर से महंगी LNG खरीदी गई, बल्कि जनवरी के लिए LNG महंगी होने के बावजूद भी पूरी नहीं मिली। इसलिए जनवरी में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इस वक्त चारों सूबों में घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत और गैस प्रेशर में कमी का सामना है। इसके अलावा अहम इंडस्ट्रीज को भी गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना है और पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर होने का खदशा है। शदीद बहरान जन्म ले रहा है। द न्यूज़ में आज शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक शहरी घरेलू ज़रूरियात को पूरी करने के लिए LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर लकड़ियाँ जलाकर गुजारा कर रहे हैं। खबर के मुताबिक अगले महीने गैस का बहरान मजीद शदीद हो जाएगा और सुई नॉर्थ के पास पावर सेक्टर को LNG की फराहमी मुकम्मल तौर पर रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जनवरी में सुई नॉर्थ को 500 MMCFD गैस की किल्लत का सामना होगा और इंडस्ट्री को गैस की फराहमी रोकने के बाद भी घरेलू सार्फिन को 250 MMCFD गैस की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बाकी 250 MMCFD गैस फिर भी कम होगी। हुकूमत जनवरी में हफ्ते में एक दिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को LNG की फराहमी मुअत्तल कर सकती है। खबर के मुताबिक 4 से 20 जनवरी तक गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि जनवरी के इब्तिदाई 20 दिनों के लिए LNG के 3 कार्गो नहीं लिए जा सके, क्योंकि $12 से $15 तक का रेट मिला और हुकूमत ने फैसला किया कि वो LNG के महंगे कार्गो नहीं खरीदेगी। खबर के मुताबिक अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि दिसंबर के आखिर में आने वाले LNG कार्गोस को जनवरी के महीने तक शिफ्ट कर दे, ताकि जनवरी में आने वाले बहरान की शिद्दत में कमी लाई जा सके। इसके अलावा खबरें हैं कि हुकूमत कतरी हुक्काम से भी बातचीत कर रही है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि मुसलसल मुशावरत के बाद हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जिसके बाद सूरत हाल काबू में आ जाएगी। इस हिकमत अमली को जल्द ही हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इस पर फौरी अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है, मगर वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि मुल्क में कहीं भी घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्लान लोड शेडिंग नहीं हो रही है। अलबत्ता शदीद सर्दियों की वजह से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 18 दिसंबर को LNG का एक कार्गो आना था और अब वो आ जाएगा, जिसके बाद कल से दोनों सुई कंपनियों को गैस का प्रेशर बेहतर हो जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है कि इस वक्त कहीं भी तयशुदा गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ शहरों में गैस फराहमी की सूरत हाल जानने की कोशिश की। पहले देखिए कि कराची के सार्फिन ने इस हवाले से क्या कहा। गैस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल ना, प्रेशर ना होने के बराबर है। होटल से तैयारी मंगाते हैं। रात को तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जैसे मोमबत्ती होती है ना, इस तरह गैस जलती है। गैस नहीं आ रहा, गैस से का होता हो गया है ही नहीं आता है। जैसे बिजली का लोड शेडिंग हो, इस तरह। तो जब गैस नहीं आ रही है तो क्या किस तरह से आप सिलेंडर से इस्तेमाल करें। जब से सर्दी आई है, जब से गैस ही नहीं आ रही, रात को चली जाती है, दिन में चली जाती है। खाना बाहर से आ रहा दोपहर का, शाम का। अब आ रही है, लेकिन कभी कभी जो है वो उसकी अपना थोड़ी सी प्रेशर कम हो जाता है। थोड़े दिन पहले तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी ना, तो हमने सिलेंडर वगैरह यूज़ करके अपना गुजारा किया। रोटियां कच्ची बनती हैं, सालन पकता नहीं है। बाजार से नारी लाओ, ये लाओ, रोटियां लाओ। कराची के अवाम का ये हाल है। क्या लाहौर की सूरत हाल बेहतर है? देखिए। मैं अंदाजा कर सकते कि मैं हजे तक नाश्ता नहीं किया, यही कि गैस नहीं है। बाहरों किन्ना मुल नाश्ता लिया के खिला सकते असी बच्चों को, मुल लिया के असी नाश्ते नहीं करा सकते बच्चों को। तुहाडी बराए मेहरबानी सानू गैस मुहैया कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी। बिल आते हैं, बिल हम सब जमा करते हैं, लेकिन गैस का कोई पता नहीं। सिलेंडर गैस सर्दियों में आपको पता है गैस महंगी हो जाती है, गरीब आदमी जाए कहाँ? एक काम नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन है, जिधर जाए मदरसे बांधे, स्कूल बांधे और गैस नहीं है। पूरी पूरी दिहाड़ी गुजर जाती है, बच्चे भुखे बैठे रहते हैं, कोई गैस नहीं आती, इतने मजबूर हुए हैं। घर में नहीं है, मैं सिलेंडर बालता हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर आदमी हूँ। मैं घर के बिजली के बिल पूरे करूँ कि पानी के बिल पूरा करूँ, मैं किस किस चीज़ों के ऊपर जाऊँ? आप लोग, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, कहने का मतलब मैं 800 की दिहाड़ी लगाता हूँ, 400 रुपये की मैं गैस बालता हूँ। सिलेंडर जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं लोग। तंदूर से नान क्या लेके आए? 15 रुपये का नान है, 4 चने तो 100 का नान, वो कहाँ से अगले करेंगे वोट? बच्चे ने निके निके किस तरह रोटी खाएंगे, किस तरह असी पकाते पे ने, औरतां बेचारियां तंग होणगियां। यहाँ पे गैस नहीं आ रहे, रोजाना 300, 400, 500 का नाश्ता आ रहा है। सिलेंडर भरवाते हैं तो 400 का सिलेंडर भरवाते हैं, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाता है। घर से आए, यहाँ दुकान में बैठे हुए हैं और बाहर तो नाश्ता कर रहे हैं,
गवर्नमेंट को पता ही नहीं है गैस आ रही कि नहीं, और वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे लिए तो अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 120-130 रुपए किलो गैस है, भरवाओ तो माशाल्लाह फैमिली होती है 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। एक सालन 2-2, 3-3 दिन बच्चों में गुजारा होता है। रोटी भी 7 रुपए की है, 15 रुपए का नान है, उसमें भी इतनी परेशानी है। 4 बच्चे खाने वाले, उन दिन में नान आए तो कितना खर्चा हो जाता है। हम लकड़ियाँ जला जला के पागल हो रहे हैं, अभी तक कोई मसला नहीं बन रहा है। कोई हद की बात है ना। फिर चाय बनानी मुश्किल होती है इंसान के लिए, खाना क्या बनाना है, चाय नहीं बनती। एक सुबह को नाश्ता नहीं है, दोपहर का खाना नहीं है, रात का खाना नहीं है, तो क्या करे गरीब इंसान, क्या करे। कराची और लाहौर में अवाम का बुरा हाल है, गैस की कमी है। क्या फैसलाबाद में सूरत हाल बेहतर है? देखिए। सर्दियाँ जैसे ही शुरू हुई हैं, गैस घरों में आ नहीं रही, लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। तो एक हफ्ते से गैस बिल्कुल नहीं है, गैस चूल्हे बंद पड़े हैं। तो गैस का फ़ायदा क्या घर में लगवाने का, अगर लकड़ियाँ जला के ही सारा काम करना है तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो गैस की बंदिश है ये सही करें। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, आसानी कर दें आवाम को भी, तो बहुत मुश्किल पेश आ रही है। फैसलाबाद में गैस नहीं आ रही, गैस का बहरान बड़ी शिद्दत, जब से सर्दी है ये कह लेंगे गैस घरों में आ नहीं, लकड़ियाँ वगैरह चला के गुजारा हो रहा है। ऐसी हुक्मरान नहल हुक्मरान गैस भी हुण मुकाती इन्होंने घर बिल्कुल, खाना भी खाण परेशान, सुबह जाती है रात गई होंगी तो घर जाइदा, बुरे हालात है। सर गैस नहीं आ रही, खाना होटल से लेके आते हैं, खाना बहुत महंगा है सर, हम तो वैसे ही जलील हो चुके हैं सर। रोटी लेने जाए तो 10 रुपए की रोटी है, 20 रुपए का नान है, भाई हम किधर जाएं, हम माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। गैस बेटा नहीं आती, जो चढ़ियाँ आदि उक्का ही नहीं आती, बाजारों खाना भी मंगाना पैंदा ते लकड़ां ते गुजारा करीदा बहुत मुश्किल है। हमने सियालकोट के अवाम से भी राय जानने की कोशिश की, क्या उनकी मुश्किलात कम है? देखिए। गैस बिल्कुल नहीं ठीक आ रही, गैस अगर आंदी भी है तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है, बाहरों खाना खान तो मजबूर हो गए हैं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, इन्नी महंगाई है तो बाहर का खाना ही फोल्ड ही नहीं कर सकते। जे गैस आ जाए तो वो सेक ही नहीं बिल्कुल है जी। गैस आ नहीं रही, अगर आंदी है बिल्कुल ही प्रेशर कम है तो, लेकिन मेहरबानी है हुकूमत के मुतालबा साडा कि सानू गैस दिओ, मेहरबानी होगी, क्योंकि सिलेंडर पुराने वारा नहीं खाता, इन्ना महंगा सिलेंडर की गैस भी बहुत महंगी है। गैस घरों में आ नहीं रही, इतनी मुश्किलात हैं कि घर में खाना पकाना भी मुश्किल है। बाहर से खाना खरीदने जाए तो कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो आम इंसान फोल्ड नहीं कर सकता। हमें बराए मेहरबानी या तो पुराना पाकिस्तान दे दें या हमें गैस दे दें। यार गैस जी ना आजकल बहुत घट आ रही है, गुजारा नहीं हो रहा, वो मजबूरन सिलेंडर इस्तेमाल करना पै रहा है। गैस बहुत मुश्किल काम है, सुबह उठो नाश्ते के लिए गैस नहीं होती, दोपहर को खाना तो दूर से रोटी लानी पड़ती है, रात को जाओ खाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता, ये है वो है, बड़े मसले मसाइल हैं। गवर्नमेंट अगे अपील है कि गैस सानू दी जाए, चूल्हे घाट ठंडे ने ना, रोटी लभदी भी है, बाहरों रोटी 12 रुपए की हो गई है, बिल तो इंज भेज देंगे हो जिवें गैस देंदे पे, गैस आ ही नहीं रही। उन्होंने मुल्तान के अवाम की भी सूरत हाल जानने की कोशिश की कि वहाँ पर गैस आ रही है या नहीं आ रही है। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। कोई प्रेशर को नहीं, कोई गैस को नहीं, ऐसा सिलेंडर का गुजारा करे रहे। मेरे घर में गैस की बड़ी तंगी है, लोड शेडिंग आ रही है, गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, आज ही लकड़ियाँ लेके आया हूँ। सर गैस नहीं आ रही आजकल, बड़े तंग हुए खड़े हैं, लकड़ियाँ जला जला के ना, लंगड़ियाँ भी इतनी महंगी कि तंग हो गए हम। इमरान खान से कहें कि गैस पूरी पहुँचाए इधर, पहले उसने थोड़ी महंगाई की हुई है, लोगों को जलील किया हुआ है, अवाम तंग है। सिंध और पंजाब के अवाम का ये हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए पेशावर के शहरियों से हमने बात की, उनके क्या रिमार्क्स हैं, इधर देखिए। पेशावर में इतनी मुश्किलात हैं कि खाना और नाश्ता जो है उसके बनाने में घर वालों को सख्त तकलीफ़ें होती हैं, और उसकी वजह से लोग बाहर की तंदूरों का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको रोटियाँ नहीं मिलती और कतारों में लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो सुबह नाश्ते में होती हैं कि बच्चों के लिए या जो दफ्तरों में काम करने वाले हैं उनके लिए नाश्ता तक तैयार नहीं कर सकते। बेशतर इलाकों में गैस तो ना होने के बराबर है, कई इलाकों में प्रेशर कम है, कहीं तो बिल्कुल ही गैस नहीं है। हुकूमत ने कहा था कि जी ये CNG पंप्स बंद किए जाएंगे और गैस घरेलू सार्फिन को दी जाएगी, लेकिन वहाँ भी हुकूमत की रेट नहीं है, कुछ पंप्स खुले हैं, कुछ बंद है, और गैस घरेलू सार्फिन को बिल्कुल मैसर नहीं हो रही। जो दफ्तरी लोग हैं जो सुबह दूर दराज इलाकों में मतलब हैदराबाद जाना हो, वो जल्दी निकलते हैं, उधर उनको भी बगैर नाश्ते के जाना पड़ रहा है,
तो वो काम किस तरह करेंगे? ख़वातीन को इतनी शदीद मुश्किलात है। गर्मियों की बनिस्बत जो है तो सर्दियों में बिल भी ज़्यादा आता है और गैस होती ही नहीं है जी। बिल्कुल 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे गैस आ जाती है और वो भी रात के तकरीबन 2 बजे के बाद। तो उस वक्त कौन क्या खाना पकाएगा या चाय बनाएगा? घरों में तो वैसे भी लकड़ी की उससे आग से सालन वगैरह या नाश्ता वगैरह तैयार किया जाता है, लेकिन फ्लैट में तो वो सिस्टम होता ही नहीं है। पेशावर में अब अगर आप देखें तो अक्सरियत इलाकों में फ्लैट सिस्टम बने हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो फैमिलीज़ या बैचलर रहते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है गैस की लोड शेडिंग की वजह से, और मजबूरन वो होटल से या तो तैयार नाश्ता और खाना लेकर आते या वहाँ पर जाके खाना पड़ता है। घर में जो है ख़वातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गैस नहीं होता है तो खाना कैसे बनेगी। 3 सूबों का हाल आपने देखा, क्या बलूचिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है? इस हवाले से कोयटा के शहरी क्या कह रहे हैं, देखिए। रात को 9 बजे तक वैसे थोड़ा बहुत गैस होता है, थोड़ा ना रोटी पकती है उसमें, ना चाय ना कुछ। ज़ारा बस इधर से लकड़ी लेता है, आग लगाता है, स्टोव लगाता है। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है, सर्जी बिल आ रहा है गैस में। अभी तुमको भी दिखाएंगे, गैस बिल्कुल है ही नहीं। हम खुद स्टोव लगाया लकड़ी से। शदीद सर्दियां हैं और पूरे मुल्क का बुरा हाल है। गैस का ये बहरान अचानक सामने नहीं आया। हुकूमत को पता था कि सर्दियों में गैस की किल्लत होगी। वक्त पर नए टर्मिनल और पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं हुआ, पिछली 2 सर्दियों के बाद भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर ताबिश गौहर ने माना कि नए LNG टर्मिनल में देर हुई है, कोताही है कि 2 टर्मिनल्स के बाद नए टर्मिनल नहीं लगे। जो पॉलिसी का फेलियर आप कह लीजिए या जो जहाँ कोताही कह लिए कि पिछले कई सालों में 2 टर्मिनल्स के बाद कोई नए टर्मिनल बने नहीं। इसी तरह टर्मिनल लग भी जाएं, लेकिन जो नॉर्थ साउथ गैस, आप ये मान तो रहे कि 2 के बाद कोई टर्मिनल लगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया था कि हम टर्मिनल लगाने और 2 कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगाएंगे। जी, टेक एंड पे और प्राइवेट सेक्टर में ये P2P ट्रांजैक्शन है, ये पे देर हुई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर मान रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत के 2 टर्मिनल्स के बाद नए टर्मिनल नहीं लगे, कोताही है। अवाम का हाल आपने देख लिया। इंडस्ट्री का इस वक्त कराची में क्या हाल है? बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद है। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, डोमेस्टिक सेक्टर में तो अवाम का बुरा हाल है, खाना बनाने के लिए गैस उनके पास नहीं है, पूरे मुल्क का बुरा हाल है। इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस वादे के मुताबिक मिल रही है? देखिए, सीवियर प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ड। इतना हमने कभी भी नहीं देखा जो हुआ। और कमाल की बात यह है कि मैं आपको शाहजेब साहब बताऊं कि हमारी गौहर अयूब, उमर अयूब और आपके जो है ना नदीम बाबर से बाकायदा एक मीटिंग हुई, उनके साथ ये तय हुआ। न सिर्फ वो बल्कि हफीज़ शेख, रज़ाक दाऊद, हम्माद अज़हर, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे और एक कमिटमेंट हुई कि जी हम जो है ना आपको ये जो इंडिजीनियस गैस है जो सिंध में से निकलती है, विच इज़ बाय द वे 73% ऑफ द कंट्रीज गैस है, उसमें से हमको 1250-1300 MMCF मिलती है। वो पूरी नहीं दे सकते और वो 1000 और 1100 पे पहुंच गई है। हमने उनसे कहा हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम इस दाम में आपको गैस नहीं दे सकते, आपने RLNG लेनी पड़ेगी। चूंकि हम कोर्ट में थे अंडर आर्टिकल 158 और हमारा इंटाइटलमेंट था कि सिंध के अंदर चूंकि गैस इतनी ज़्यादा है कि हमें RLNG लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बल्कि सारी मुल्क को हमने गैस यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इनसे ये कहा कि ये बड़ा मुनासिब नहीं। उन्होंने जो आप कहते हैं ना गैस ही बंद कर दी, हम क्या करें? अब हम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस्लामाबाद गए और वहाँ बैठ के उनके साथ मीटिंग की। पहले 880 रुपये रेट तय हुआ जो कि 786 से इतना बढ़ के था। फिर उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता है, 950 रुपये होगा। मैंने उनसे बहस की, मैंने कहा जी हम जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, वो जो इस्तेमाल करता है वो सिर्फ 180 MMCF इस्तेमाल करता है। आप RLNG के जो रेट आज के हैं वो लगा लें जो $6.67 है, उसको आप हमारे डिफरेंशियल के ऊपर लगा के हमसे ले लें। उन्होंने बोला नहीं जी बात यह है कि और इंडस्ट्री देगी नहीं, और ना डोमेस्टिक से मिलेगा, ना फर्टिलाइजर से मिलेगा, ना कमर्शियल से मिलेगा। तो ये टोटल जो हमको डालना पड़ेगा 200 MMCF, उस सारे के पैसे आपसे लेंगे। हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हैं, हम चाहते हैं इंडस्ट्री चले, रोजगार चलता रहे। हमने बोला भाई, हमने फिर उसको बड़ी कैलकुलेशन करके हमने 20 रुपए कम करवाए और 930 रुपए दाम, ऑफिशियल दाम हमारा 786 है, हम दे रहे हैं 930 रुपए। और शर्त क्या है हमारी? और कोई शर्त नहीं, हमारी शर्त ये थी कि अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई होगी और जो है ना संडे को हम क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि संडे बंद करने से हमारा 13% एक्सपोर्ट का और हमारा प्रोडक्शन का फर्क आ जाता। इट वाज अग्रीड कि बिल्कुल और क्लियर कट, इन नो मिंसिंग ऑफ द वर्ड्स,
किसी सूरत में भी आपकी गैस कम नहीं होगी और संडेज भी आप चलाएंगे वो, और लेकिन आप 2 सैटरडे संडे को हमको लाइन पैक बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम हमने दे दिया। आप मान गए, एक तो जाहिर सस्ती एलएनजी वक्त पर नहीं खरीदी, महंगी एलएनजी खरीदी, फिर आपसे कहा कि उसी की कीमत अदा करनी होगी, आप लोग कीमत अदा करने पर मान गए, आपसे वादा किया कि इंटरप्शन नहीं होगी और बिला तात्तुल आपको गैस मिलेगी, मगर जो आपसे किया गया वादा है और मीडिया पे किया गया दावा है वो पूरा नहीं किया जा रहा। मैं आपको सिर्फ 15 तारीख से एक डेटा देना चाहता हूं, जो आप अगर समझे कि 15 तारीख को 5 घंटे बंद है, 16 तारीख को इट इज क्लोज फॉर 8 आवर्स, 18 तारीख को ये 9 घंटे बंद है और 19 तारीख को ये 12 घंटे बंद है। ये हमारी पोजीशन है जो मैं सिर्फ आपको 5 दिन के दे रहा हूँ। पिछले 1 महीने से कर इंडस्ट्री के वो हाल हैं और आज आप देखें कि टेक्सटाइल ने परफॉर्म किया है। आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो ये परफॉर्म के 14.4% हमारा इंक्रीज है इन एक्सपोर्ट्स। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप मतलब आप डिनायल फेस में हैं, आप कबूल नहीं करना चाहते आपने क्या किया, हमारी तो समझ में नहीं आता। अगर इस तरह से इंडस्ट्री चलेगी तो हम चला नहीं सकते, हम किसी सूरत में भी वायबल नहीं हो सकते, ना फिजिबल हो सकते हैं। जब ये थोड़ा सा कोविड खत्म होगा और इंडिया से इंपोर्ट शुरू होंगी तो चूंकि हमारे दाम इंडिया से ज्यादा हैं, हम वापस वुड बी एट द स्क्वायर वन। अल्लाह के वास्ते मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट करनी है, पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो आप फुल प्रेशर के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप दें गैस तो ही आपका है, क्योंकि 54% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल। मगर रेट के लिए आप मान गए तो क्या ये सर्दियों के महीने हैं जब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिमांड बढ़ जाती है, इसके लिए भी उनकी तरफ से कह दिया गया था कि इसमें भी आपको अनइंटरप्टेड गैस मिलेगी, प्रेशर भी कम नहीं होगा। फरवरी तक उन्होंने कहा कि विंटर सीजन है तो आप विंटर तक जो है ना, फरवरी तक आप हमको ये रेट दे दें। हमने आप जो कह रहे हैं ना, हमने आरएलएनजी के रेट दे दिए हैं। अब अगर और कमिटमेंट क्या है कि कंटिन्यूस सप्लाई होगी फुल प्रेशर के साथ ऑल 365 डेज। अब आज हो ये रहा है, जो मैंने आपको अभी डाटा पढ़ के सुनाया है मेरी अपनी फैक्ट्री का है, कि अगर आप मुझे बताएं कि 12 घंटे और 14 घंटे अगर आप हमारी इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कहां से आएगा, हम कहां से वैल्यू एडिशन करेंगे, हमारी कमिटमेंट्स पे कैसे पूरे उतरेंगे। आज अगर हमको कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं, देखिए एक बात शाहजेब मैं आपको बताऊं कि ये वो वक्त होता है जब देखिए इंडिया को उन्होंने बाईपास किया है, बांग्लादेश को उन्होंने कम किया है और पाकिस्तान की तरफ बढ़े हैं। अब ये जो बायर्स हैं जो आज हमको अल्लाह की तरफ से मिल रहे हैं, ये अगर हमने इनको सप्लाई में सेटिस्फाई कर दिया तो ये आगे लॉन्ग टर्म पे हमारे पास रह जाएंगे, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो चेंज नहीं करते सप्लायर्स को। जब वो हमारे पास रह जाएंगे तो आप सोचें कि पाकिस्तान के जितने सरदर्द हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। हम सिर्फ 25, 23, 24, 25 डॉलर के आजू बाजू घूमते रहते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस मुल्क से कम 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना चाहिए और मुझे कोई और सेक्टर नजर नहीं आता। मैं कहता हूं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर सेक्टर को अंदर हमको सपोर्ट करके उसकी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। लेकिन जहां बढ़ने की गुंजाइश है, जहां ऑर्डर्स हैं, जहां बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, जहां हमारे पास हम उसको चला सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वहां अगर आपका सपोर्ट नहीं है, वहां अगर आप हमको एनर्जी नहीं देंगे, आप हमको चलाने के लिए गैस नहीं देंगे, तो गैस का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मैं क्या करूंगा, गैस नहीं होता इंडस्ट्री बंद होती। वैसे ये सारी बातें आप दिसंबर की कर रहे हैं, जनवरी के शुरू के 20 दिनों में तो कार्गो मिला नहीं इन्हें टेंडर करने के बावजूद, तो क्या जनवरी में और ज्यादा बुरा हाल होगा, और ज्यादा क्राइसिस होगा इंडस्ट्री के लिए भी? डोमेस्टिक सेक्टर का तो अभी हाल बुरा है, इंडस्ट्री के लिए भी। देखिए आप, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो जनवरी की जो मालूमात मुझे है और जितनी मीटिंग्स मैंने की हैं, बहुत सालों से मैं गैस की बात करता हूं, जनवरी में इट विल बी अ डिजास्टर्स पोजीशन फॉर पाकिस्तान। ये इसमें कोई दो बातें नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री बिल्कुल जो है ना बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आ रहा है और हमने इनको हमने अच्छा आप ये देखें, हम आउट ऑफ द वे जाके जो हमारा काम नहीं है, ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है पाइपलाइन, आप नदीम बाबर साहब से पूछें कि क्या हुआ। इनको सिंध की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी और 2 साल से 1.5 साल से पीछे कर रहे थे। मुझे उन्होंने दिया और हमने मिलकर जो है ना सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की और वो जो 17 किलोमीटर की परमिशन है उनको हमने लेके, मैंने खुद उनको किया है व्हाट्सएप के, जी ये आपको मिल गई। वो पाइपलाइन लगाने के लिए भी हमने पूरी जिद्दोजहद की कि भाई जो है ना ठीक है पाइपलाइन का मसला वो कर दें। अगर इसको अगर आप 14 कार्गो लेके आते हैं और उसको इस लाइन से यूटिलाइज करके अगर आप बेच देते हैं तो हमारे कुछ आंसू पूछेंगे। लेकिन देखें कराची की जो एक्सपोर्ट है उसको देख लें, वो 54
54% है, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान 46% है। अगर आप 54% को कम करेंगे तो ड्रास्टिक कमी आएगी, और अगर आप 10% यहाँ बढ़ जाएगा तो पूरे पाकिस्तान का 5.4% बढ़ेगा। या मुझे ही ऐसा लगता है कि जनवरी में अगर ये कार्गो नहीं आए और लेफ्ट हुआ तो हमें नुकसान होगा, उसका मुझे मैं शायद बर्दाश्त भी कर लूँ, लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुल्क की एक जो रेपुटेशन है ना, वो आप बहुत ही ख़राब कर देंगे, क्योंकि अगर हम अगर डिलीवरीज के अंदर कमिटमेंट पे पूरे ना उतरे तो आई थिंक आगे हमारे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोदी वाला साहब की राय आपने सुनी। इंडस्ट्री की अपनी शिकायत है कि हुकूमत ने वादा किया था, हमने पैसे भी पूरे दिए LNG के, मगर हमें गैस नहीं मिल रही है। अवाम की शिकायत आपने खुद सुनी। साथ ही मोदी वाला साहब ने एक अहम बात की कि जो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन है उसकी बाकायदा परमिशन दिलवाकर हमने भेजी, और मैंने खुद ने नदीम बाबर साहब को व्हाट्सएप की उनके मुताबिक। उसके बावजूद जनवरी में कार्गो नहीं आए हैं। इस हवाले से सिंध के वजीर सईद गनी ने भी वफाकी हुकूमत पर तनकीद की कि पहले हम पर तनकीद करते थे, अब पाइपलाइन बिछ गई है और अब भी गैस नहीं। पिछली मर्तबा जब गैस का बहरान पैदा हुआ तो इन्होंने कहा जी उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। क्यों जिम्मेदार है? कि जी सुई सदर्न गैस कंपनी ने इनसे एक वो 17 किलोमीटर की लाइन बिछानी है और उसकी परमिशन ये नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो गैस का बहरान मुल्क में है उसकी जिम्मेदारी हम पर है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि वो परमिशन उनको मिल गई, ना सिर्फ ये कि वो लाइन जो डलनी थी वो डल चुकी, वो मुकम्मल हो गई। आज भी पूरे मुल्क में बशमूल कराची के लोग गैस के बहरान का शिकार हैं। मुझे आपके घरों का नहीं पता, मेरे घर पे तो गैस नहीं आ रही सही, और जिन 2-4 लोगों से और से बात हुई सब यही कह रहे हैं कि उनके घरों में भी गैस नहीं आ रही। ये पहले जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते थे, भाई आज तो लाइन डली हुई है आपके पास। इस 17 किलोमीटर पाइपलाइन के बिछने की ही वजह से जनवरी के लिए 14 कार्गो का इंतजाम किया गया। हुकूमत ने टेंडर किए, मगर शुरू के 20 दिनों के लिए सप्लायर नहीं आए, क्योंकि टेंडर बिल्कुल आखिर वक्त में जाके किए। फिर हुकूमत ने हंगामी टेंडर्स किए, मगर रेट बहुत ज़्यादा महंगे मिले। तो फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है, हमने 14 ऑर्डर करने ही नहीं थे। बेहतर कीमतों के लिए टेंडर किया। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे 1-2 ज़्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। फिर गलत बयानी कर दी, क्योंकि इससे 19 दिन पहले ही नदीम बाबर साहब बता चुके थे कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन कराची में मुकम्मल होने की वजह से अब हम 12 के बजाय 14 कार्गो मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई हो। मगर पाइपलाइन मुकम्मल हो गई और टेंडर वक्त पर ना करने की वजह से जनवरी का बहरान नजर आ रहा है। इंडस्ट्री ये कह रही है, अवाम की राय भी आपने सुनी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक तरफ अपोजिशन जमातों ने जलसों रैलियों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, तो वहीं अपोजिशन की एक अहम जमात में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने रैलियों की शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। PDM की पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में होगी, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान में रैलियों का आगाज होगा, और आखिरी रैली 27 जनवरी को फैसलाबाद में होगी। मगर दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत समझ रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी एक पेज पर नहीं होंगी, नून लीग टूट फूट का शिकार होगी और अपोजिशन तहरीक को अंदर से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर फिलहाल टूट फूट की खबरें नून लीग से नहीं, पीपल्स पार्टी से नहीं, अपोजिशन की तहरीक में सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात JUIF की तरफ से सामने आ रही है। पहले हाफिज हुसैन को नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने पर तर्जुमान की हैसियत से मुअत्तल किया गया, तो अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन और बलूचिस्तान चैप्टर पर असर रसूख रखने वाले सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद शेरानी ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। मौलाना मोहम्मद शेरानी ने JUIF के नाराज अरकान को मुत्तहिद करने और फजलुर रहमान ग्रुप के खिलाफ जिद्दोजहद का दावा कर दिया है। वाज़ेह किया गया है कि अब जमात से कब्जा छुड़वाया जाएगा। मौलाना शेरानी का कहना था कि मौजूदा PDM मफादात के लिए कायम हुई है, PDM वाले मुफाहमत के लिए इकट्ठे हुए हैं, आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं, वो इमरान खान को कैसे कहते हैं कि वो सिलेक्टेड है? ये पार्टी किसी की जाती जागीर नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये उसकी खामख्याली है। मैं अपने साथियों से मशवरा करके बलूचिस्तान के तमाम अजला में पार्टी के दफातर कायम करूंगा। मौलाना मोहम्मद शेरानी के बयान पर JUIF ने 24 दिसंबर को आला सतह का इजलास तलब कर लिया है और मौलाना मोहम्मद शेरानी के बयानात के मामले पर आला सतही तहकीकात की बातें की जा रही हैं। मगर क्या मौलाना मोहम्मद शेरानी के इख्तलाफात से JUIF को बिलखुसूस और PDM को बिलउमूम
कोई फर्क पड़ेगा? ये ऑपोजिशन की एक और बड़ी जमात को लेकर पीडीएम में परेशानी पाई जाती है। क्या मौलाना फजलुर रहमान का स्ट्रीट पावर इससे मुतासिर होगा? इस हवाले से तज्जिया लेंगे। JUIF और पीडीएम की सियासत पर नजर रखने वाले सीनियर साथी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, कितना बड़ा सेटबैक है ये मौलाना फजलुर रहमान के लिए और पीडीएम के लिए? नहीं, देखिए, इस हद तक तो एक सेटबैक है कि मौलाना शिरानी साहब JUI का एक बड़ा नाम थे। इसी तरह इसके अलावा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी, खैर अब वो बीमार भी हैं, अलील भी हैं और वो भी नाराज़ हैं। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझता कि कोई आप इसको पार्टी की तकसीम का नाम दे दें। एक तो ये कि मौलाना शिरानी साहब पिछले कई सालों से नाराज़ हैं। जब दोबारा उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया गया और क़िबला अयाज़ साहब को बनाया गया तो वो उस पर भी नाराज़ थे। फिर जब वो सूबाई सदारत का इलेक्शन हार गए तो वो उस पर भी नाराज़ थे। और मौलाना साहब भी उनको बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन अमूमन वो पार्टी लाइन से दूसरी तरफ चलते रहते हैं। तो इसलिए मौलाना साहब भी उनको एक ख़ास हद से ज़्यादा करीब आने नहीं देते। तो ये बहुत पहले से ये नाराज़गी उनकी चली आ रही थी और इसी तरह कुछ और लोग भी हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ना अब उनका पार्टी में इतना असर रह गया है और ना बलूचिस्तान की तंजीम में उनकी इतनी फॉलोइंग है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए या उनकी तंजीम के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन सके। वैसे मगर मौलाना फजलुर रहमान बड़े पूरे एतमाद है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, मगर उनका क्या ये भी एतमाद है कि उस मार्च में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन भी होंगे, धरना होगा तो भी उनके कारकुन होंगे, या मौलाना को लगता है उन्हीं के कारकुन होंगे इस दफा भी अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ा या धरना देना पड़ा? देखिए, मौलाना की राय जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कभी इस्लामाबाद की तरफ आना हुआ तो उसमें बुनियादी किरदार जो वर्कर्स का होगा वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के वर्कर्स ही का होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो वर्कर्स हैं कि जो सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मदरसों में भी ज़मीन पे सोते हैं, तो उनके लिए मसले नहीं होते। मुस्लिम लीग नून का अलमिया ये है कि उनका वर्कर वो वोटर तो है, लेकिन इतना ज़्यादा वो जलसे जलूस के लिए या सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आप देखें तो लाहौर तक GT रोड या फिर मरी की साइड पे, तो ये सारे जो इस्लामाबाद के फ्लैंक्स हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अगर मुस्लिम लीग नून हिम्मत करे तो दूसरे नंबर पे उनके लोग आ सकते हैं। जहाँ तक असल मसला PDM के अंदर इस वक्त वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही बानी भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब सबसे ज़्यादा PDM के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पीपल्स पार्टी न इस्तीफ़ों के लिए तैयार नज़र आती है और ये जो ज़्यादा वक्फ़ा दिया गया बीच में वो भी पीपल्स पार्टी के कहने पे दिया गया, ना इस्लामाबाद मार्च के लिए। और दोनों जमातें ये समझती हैं, नून लीग भी और पीपल्स मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, कि इस दौरान वो डील की कोशिश कर रही है या किसी और तरीके से अपना मंजिल हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब या मुस्लिम लीग नून रिएक्ट तो नहीं कर रही है इत्तेहाद की खातिर, और उनसे ये कहा गया है कि चलो अगर आप अपने तरीके से मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल कर लीजिए। लेकिन वो दोनों पीपल्स पार्टी के रवैये से शाकी भी हैं और उनको ये भी यकीन है कि पीपल्स पार्टी उस इंतहा तक उनको मजबूर करना पड़ेगा जो उनके फ़ैसले हैं, लेकिन उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं। मतलब अगर उन्हें यकीन है तो हुकूमत को भी पीपल्स पार्टी ही से उम्मीद है, आसिफ जरदारी साहब से ही उम्मीद है। आपको नहीं लगता कि अगर पीपल्स पार्टी एन वक्त पर इस्तीफों के लिए नहीं मानी या लॉन्ग मार्च के लिए नहीं मानी तो हुकूमत ही की विक्ट्री होगी और PDM बहुत ज़्यादा मसाइल में पड़ जाएगी? देखिए, PDM के लिए तो यकीनन एक तो ये कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, फिर जिसमें PDM बना था वो ऑल पार्टी इजलास भी पीपल्स पार्टी ने बुलाया था।
लेकिन जब से PDM बना हुआ है फिर आप देखें कि उसमें जो मोहसिन दावड़ या PTM को शमूलियत की दावत थी वो भी पीपल्स पार्टी ने दी थी। अब पीपल्स पार्टी दिन ब दिन पीछे हटती जा रही है। ये हर कोई जानता है कि जो बिलावल साहब ने धचके वाला बयान दिया था इंटरव्यू के दौरान, तो वो उन्होंने एक मंसूबे के तहत दिया था और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को अपीज़ करने के लिए ये अपने आप को मुस्लिम लीग नून से डिस्टिंग करने के लिए दिया था। फिर जितने भी पार्टी फोरम के ये जो PDM के अंदर इजलास होते हैं तो मुस्लिम लीग नून और मौलाना की ये ख्वाहिश थी या बाकी कौम परस्त जमातों की कि जल्द अज जल्द इस्तीफ़े दिए जाए। वो इस महीने में देना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर आजमाना चाहती है। फिर बाकियों का मुतालबा ये था कि हम धरना दें, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि नहीं वो सिर्फ मार्च हो। फिर आपने देखा कि मरियम नवाज़ का जो वाक़या हुआ था उसके लिए सूबाई वज़रा की जो कमेटी बनाई गई, तो उसमें भी दोनों फरीक़ों ने एक दूसरे को एकमोडेट किया। तो पीपल्स पार्टी के इस रवैये को वो लोग समझते हैं। सामने तकरीरें बिलावल साहब की जितनी भी जारहाना हों, अभी भी पीपल्स पार्टी ये इसरार कर रही है कि छोटे छोटे शहरों में जलसे करके उससे वक्त गुजारा जाए। और सबसे ज़्यादा जो ज़ोब अब PDM के बयानिए को पीपल्स पार्टी ने पहुंचा दिया वो ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा है और उसमें शिरकत है। अब यकीनन अगर आप असम्बलियों से इस्तीफ़ों में संजीदा हैं तो फिर आप 2-3 महीने के लिए बल्कि 1 महीने के लिए ज़िमनी इंतखाबात पे इसरार क्यों कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इसरार पे ही वो ज़िमनी इंतखाबात कर लिए। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून और मौलाना के जहन में हैं और PDM के फोरम पे पीपल्स पार्टी के साथ ये शिकायत भी उनके सामने रखी जाती है। लेकिन इस लिहाज से वो मुतमईन भी है कि अगर आखिर में पीपल्स पार्टी पीछे हटती है, क्योंकि दस्तखतों और इस्लामाबाद मार्च दोनों पे बिलावल भुट्टो साहब दस्तखत उनके साथ कर चुके हैं, तो उनको ये अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत को बहुत बड़ा दचका लगेगा और पीपल्स पार्टी फिर मुकम्मल तौर पर बाकी सूबों से ख़त्म होकर सिंध तक महदूद हो जाएगी। तो ये उस वक़्त फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़ैसला होगा कि वो अपनी पूरी बाकी मुल्क की सियासत और कौमी लीडरशिप छोड़ के सिंध हुकूमत या अपने केसेस को तरजीह देती है या कि फिर PDM के साथ वो जाना चाहती है। तो मौलाना को फिर ये एक खुशफहमी है कि जब वो स्टेज आएगा तो शायद पीपल्स पार्टी फिर अपनी पूरी सियासत को दफन करने की बारी कीमत नहीं दे सकेगी और बादर नाखास्ता पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया साफी साहब का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आप पर भी बात करेंगे। कोरोना वायरस ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खौफ की नई लहर दौड़ गई है। कोरोना वायरस की नई शक्ल या नया स्ट्रेन बरतानिया में जाहिर हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ बरतानिया में बल्कि बरतानिया के करीबी ममालिक में भी खौफ पाया जा रहा है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड समेत भारत ने बरतानिया से सफर पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पाकिस्तान में NCOC के आज होने वाले इजलास में भी बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक कल से होगा और 29 दिसंबर तक पाबंदी रहेगी। जबकि विजिट वीज़ा पर बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के लिए फ्लाइट से 72 घंटे पहले और आने के बाद PCR नेगेटिव टेस्ट और 1 हफ्ते का करंतना लाजमी होगा। इसके अलावा 18 यूरोपीय ममालिक की बरतानिया पर सफरी पाबंदियों के बाद आज 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के अहम रहनुमाओं की मीटिंग होगी, जिसमें इस नई किस्म से निमटने और बरतानिया पर मुमकिन सफरी पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। इतवार को फ्रांस की जानिब से बरतानिया पर 48 घंटों की सफरी पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद सड़कों पर रश की सूरत हाल पैदा हो गई। बरतानिया से दीगर यूरोपीय ममालिक, फ्रांस और बेल्जियम आने जाने वाले कार्गो ट्रक रास्ते में फंस गए, जिससे बरतानिया में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन हुकूमत की क्राइसिस कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें इस वायरस की वजह से दीगर ममालिक की आयद करदा पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इतवार को लंदन और मशरकी बरतानिया में टियर 4 रिस्ट्रिक्शंस आयद करते हुए लंदन और इतराफ के इलाकों में क्रिसमस की तैयारियों को फौरी मुनक़ता करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद इन इलाकों में तमाम गैर ज़रूरी दुकानें और तफरीही मकाम वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी लोगों के क्रिसमस पर मिलने जुलने पर भी आयद होगी, जबकि बरतानिया के दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां नाफिज हो चुकी हैं। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना वायरस की यह किस्म
पहले से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से उसके फैलने का खतरा और भी ज़्यादा है। ये वायरस कितना खतरनाक है, यह वैक्सीन उस पर असरअंदाज होगी या नहीं, अभी उसके कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि वायरस की ये नई किस्म कंट्रोल से बाहर है। कोरोना वायरस की नई किस्म कहाँ से आई है, कितनी संगीन है, इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान का BBC से बात करते हुए कहना था कि वायरस की ये नई किस्म सबसे पहले मशरिकी बरतानिया में पाई गई, जहां वो अब तेजी से फैल रहा है। हमें इसके बारे में अभी तक ये मालूम हो सका है कि इसका फैलाव अब पहले से ज़्यादा तेज़ है। वायरस की यह किस्म डेनमार्क, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई गई, जहां इस वायरस का सिर्फ एक केस पाया गया, जिसे फैलने नहीं दिया गया। आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान का मजीद कहना था कि यह वायरस जितना ज़्यादा और जितना तेज़ी से फैलेगा, उसके बदलने का खदशा और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको फैलने से रोकने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की यह किस्म पहली दफ़ा सितंबर में सामने आई थी, जिसके बाद नवंबर तक लंदन में उसके 1/4 केसेस पाए गए, जिनकी तादाद बढ़ते बढ़ते दिसंबर में 2/3 तक पहुंच गई है। बरतानिया में कल सिर्फ एक दिन में कोरोना वायरस के केसेस गुज़िश्ता हफ्ते से दुगने हो गए हैं, यानी 35,928 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यहाँ तक कि बरतानिया में कोरोना वायरस के मौजूदा तमाम केसेस में से 60% केसेस इस नए किस्म के वायरस के हैं। साइंसदान अब तक इसकी कई किस्मों को दरियाफ्त कर चुके हैं, लेकिन इस नई किस्म के इतने तेजी से फैलने पर साइंसदान भी हैरान हैं और इसको एक मुमकिना खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ये वायरस पहले से कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैल सकता है, इस हवाले से साइंसी दुनिया में अभी बहस जारी है। जबकि ये जानने के लिए कि इस पर वैक्सीन असरअंदाज होती भी है या नहीं, कई हफ्तों से लेकर कई महीने भी लग सकते हैं, मगर खौफ फैल गया है। बरतानिया में सूरत हाल संगीन हो गई है और पैनिक फैल रहा है। वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट। परवाजों की मातली और नए कवानीन के इतलाक की वजह से इस वक्त लंदन और बरतानिया के दीगर इलाकों में लाखों अफराद फंस कर रह गए हैं, जो न सिर्फ बरतानिया से बाहर की दुनिया में सफर नहीं कर सकते, बल्कि बरतानिया के अंदर ट्रैवल करने से भी रुक गए हैं। फ्रांस ने इतवार की शाम बरतानिया के साथ सरहद बंद की तो यूरोप और बरतानिया के दरमियान एशिया की तरसील के मरकजी रास्ते डोवर पर हजारों गाड़ियां फंस कर रह गई हैं, जिन्हें अभी एक नजदीकी एयरपोर्ट की पार्किंग में मुंतकिल किया जा रहा है। क्रिसमस के दिनों में डोवर के रास्ते रोजाना तकरीबन 10,000 गाड़ियां गुजरती हैं। बरतानवी रिटेलर्स को खदशा है कि इस सूरत हाल की वजह से क्रिसमस के मौका पर खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होगी और ताज़ा अशिया के हुसूल में मुश्किल पैदा होगी। बड़े रिटेल स्टोर पर लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं और पैनिक बाइंग का आगाज हो चुका है। टियर 4 की सख्त पाबंदियों में जाने के बाद बरतानिया की सड़कें इस वक्त वीरान पड़ी हैं और कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को ठहराया जा रहा है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने न सिर्फ लोगों की क्रिसमस खराब की, बल्कि एक ऐसे मौका पर लीडरशिप नहीं दिखाई जब खौफ में मुब्तला बरतानवी आवाम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ के लिए मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर में बात करेंगे। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की कोशिश है और ख्वाहिश है कि बरामदात बढ़ाई जाए और दरामदाद में कमी लाई जाए, मगर चीनी और गंदम के बहरान की वजह से दरामदाद का इजाफी बोझ आया और अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुल्क की इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी करने के लिए कॉटन दरामद करना पड़ सकती है, क्योंकि रवा साल पाकिस्तान में कपास की पैदावार में वाज़े कमी हुई है और तवक्का से ज़्यादा कमी हुई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवा साल 15 दिसंबर तक पाकिस्तान में कपास की मजमूई पैदावार 50 लाख बेल से ज़ायद रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान पाकिस्तान की कपास की पैदावार 70 लाख बेल से ज़ायद थी, जिसका मतलब है कि रवा साल पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28 लाख बेल्स यानी 35.67% की कमी देखी गई है। हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही कपास की फसल पर तवज्जो देने और पैदावार बढ़ाने का वादा और दावा किया था, मगर कपास की फसल अदम तवज्जोही का शिकार है। साल हर साल से उसकी पैदावार में गिरावट ही देखी गई है और इस साल सूरत हाल मजीद मायूस को नजर आ रही है, जिससे पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर पर बोझ पड़ेगा, पाकिस्तान की दरामदाद में बेपनाह इजाफा हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।